जी, पहला सवाल है, इफ अ स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद बेसिक न्यूमरेसी स्किल। अगर बच्चा मैथ करते हुए उसके बेसिक सवालों के अंदर कोशिश कर रहा है, व्हाट शुड अ टीचर डू फर्स्ट? तो उस्ताद को पहले क्या करना चाहिए? यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मुझे दोस्तों के मैसेजेस भी मिले हैं और कुछ लोग यहाँ पे पंजाब के स्कूल टीचर्स भी हैं। तो यहाँ पे जो टीएनए के टेस्ट, ये इस तरह के पेडागोजी के जो टेस्ट चलते रहते हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उनको जो यही सवाल है जिसके अंदर ज़्यादा, जहाँ पे हम बच्चों के साथ हैं, लर्नर टीचर आपस में खेल रहे होते हैं, क्या करना चाहिए, कैसी सिचुएशन, ये पेडागोजी के सवालों के अंदर काउंट होते हैं सिचुएशन। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप लोग जो हैं साइकोलॉजी को अच्छी तरह तैयार कर लें। ठीक है, साइकोलॉजी को अच्छी तरह तैयार कर लें और उसके साथ आप कर लें कि ये जो सवाल हमने किए हैं, इन्हीं में से ही सवाल होंगे, इसी तरह के मिलते जुलते सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपने इन सवालों से नहीं घबराना, इन्हीं को आप सही तरह कर लें तो वो आपका जो टीएनए टेस्ट, जिस तरह के पेडागोजी के आपने एग्जाम देने हैं, वो आपको आपसे हो जाएंगे। अच्छा, खैर, एक बच्चा जो है वो मैथ के बेसिक सवालों के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए उसको आगे लेके जाने के लिए? नहीं, उसके बाद क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एडवांस मैथ प्रॉब्लम्स। उसको एडवांस सवाल देने चाहिए मैथ के, ये उससे मुश्किल दिए जाए, यानी कि असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाउंडेशनल कंसेप्ट्स, के उनके स्टूडेंट को असेस करें कि उसको क्या रियाजी के बेसिक कंसेप्ट्स उसको पता है। इग्नोर इट अनटिल द नेक्स्ट टर्म। इग्नोर करे, कोई नहीं है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो करता रहे, इग्नोर करें, देखा जाएगा बाद में। असाइन एक्स्ट्रा होमवर्क विदाउट सपोर्ट। उसे ज्यादा होमवर्क दिया जाए और बगैर किसी सपोर्ट के। अब इसको हम ऐसा खत्म करते हैं। देखिए, इग्नोर नहीं करना हमने यहाँ पे। इग्नोर का लफ्ज पेडागोजी में मैंने एक सवाल में पढ़ा था, जहाँ कहा गया था कि बच्चा को अगर तंग कर रहा है तो उसके बुली के उसको क्या क्या करना चाहिए स्टार्ट में, तो थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, बाकी इग्नोर अपने के पेडागोजी में इग्नोर कभी नहीं करना। आपने एक बच्चा अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपने एडवांस क्वेश्चन नहीं देने, ए और सी उड़ा दिया। एक्स्ट्रा होमवर्क देना चाहिए, लेकिन क्या विदाउट सपोर्ट? भाई, काम भी ज्यादा दे रहे हैं, सपोर्ट भी कोई नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप बच्चे को देखें कि इसको किस हद तक इसके कंसेप्ट क्लियर हैं, वो जांचने के बाद फिर आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्राइट हियर। कंसेप्चुअल स्किल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट हमने कहा था कि जो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो तीन हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि कौन कौन सी हमारे पास वो मैनेजमेंट की स्किल्स थी, टेक्निकल, कंसेप्चुअल, और उसके अलावा थी ह्यूमन। तो टॉप की स्किल जो होती है ना, उसके अंदर कंसेप्चुअल स्किल होती है। ठीक है, जो मिडल की होती है उसके अंदर ह्यूमन आता है, और जो लोअर होता है वो टेक्निकल काउंट होता है। तो टॉप मैनेजर जो हैं उनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। टॉप के मैनेजर जो हैं उनके पास कंसेप्ट। अब ये जो है ना ऊपर फर्स्ट लाइन मैनेजर, बात ये भी ठीक ही है, फर्स्ट लाइन जो सबसे टॉप पे आ रहे हैं, ये भी उसका मतलब यही है जो शुरू में आ रहे हैं। लेकिन ये इम्बिगुअस है कि नीचे से फर्स्ट लाइन, ऊपर से, या इसको थोड़ा, ये टर्म हम यूज नहीं करते कहीं पे। तो जो टर्म हम ऑलरेडी यूज करते हैं वो टॉप मैनेजर्स है, तो ये ज्यादा अप्रोप्राइट रहेगा। TQM ये जापानी कंसेप्ट है, जापान के अंदर ये थ्योरी दी गई। TQM तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जापान के अंदर ये थ्योरी दी गई, और आजकल ये बड़ी ही फेमस है इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम हर चीज के अंदर एक एक खास तरह की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। जहाँ साहब क्या पूछ रहे हैं, मैं आपकी बात को समझा कोई नहीं। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Which of the following points is one of the three reasons for effective classroom management? Which of the following points is one of the three reasons for effective classroom management? Effective classroom management के लिए क्या चाहिए? It allows the pupil. यह सवाल क्या है? Which of the following points is one of the three reason for effective classroom? Three reason से क्या मुराद है? चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। It allows the pupil
पीपल्स टू मैनेज देयर ऑन लर्निंग, कि ये बच्चों को इजाजत देता है कि अपनी लर्निंग खुद मैनेज करें। तो फिर ये ठीक नहीं है। एक उस्ताद फैसिलिटेटर है, बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ना है, तो फिर उस्ताद की क्या जरूरत है कि अपनी लर्निंग खुद ही मैनेज करें, तो फिर घर बैठे रहें। ये वाला तो गलत होगा। इट परमिट्स इंक्रीज लर्निंग टाइम, कि बच्चों को जो सबक दिया है ना उसके लिए उनका टाइम ज्यादा कर दें, कि हाँ जी आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आप कर लें। ये भी कोई मुनासिब नहीं लगता कि अब टाइम देने से थोड़ी लर्निंग हो जाएगी भाई, उसको जिस समझ ही नहीं आई। तो ये भी कोई इफेक्टिव क्लासरूम के लिए अच्छी बात नहीं कि आप उनको टाइम ज्यादा दे देते हैं पढ़ने के लिए। इट अलाउज ग्रेटर एलोकेशन ऑफ वर्कलोड टू टीचिंग असिस्टेंट्स, तो इट अलाउज ग्रेटर अलोकेशन ऑफ वर्कलोड, ये हमें कहती है कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दें, लेकिन टीचिंग की असिस्टेंस के साथ, उस्तादों की अगर असिस्टेंस हो, तो आप ये हमें इफेक्टिव क्लासरूम के अंदर, यानी क्लासरूम को संभालना है हमने, यानी बच्चे हमारे पास हैं, क्लास को मैनेज करना है, और वो मैनेज नहीं हो रही, और उसको मैनेज करने के लिए अगर मैं बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन वो मेरी असिस्टेंस में होता है, तो इससे क्लास मैनेज हो सकती है। मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इट गिव्स ऑल पीपल एक्सेस टू लर्निंग, हर बच्चे को हक दिया जाए, यानी उसको एक्सेस टू लर्निंग, उसको सीखने का पूरा पूरा मौका दिया जाए, कोई बच्चा इग्नोर नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों ऑप्शन सी और डी ठीक है मेरी नजर के अंदर, सी और डी दोनों ऑप्शन ठीक है। कि सी के अंदर भी बात ठीक है, क्लास इफेक्टिव यानी क्लास को मैनेज करना आज के उस्ताद के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एचईडी और एसईडी को। तो खैर दोस्तों की जब डिबेट चल रही थी तो वो यही थी कि एचईडी जो है वो कई गुना बेहतर है एसईडी से। एसईडी के मसाइल तो खैर आप लोग सारे ही जानते हैं, जो लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। तो हमारे पास ये मसाइल नहीं है, हमारे पास मसाइल होंगे लेकिन कुछ और तरह के होंगे। तो स्कूल साइड पे जब आपको क्लास को मैनेज करना है तो वो उसके यही हल होता है कि आप उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दें और उनकी मैनेज करें। इट गिव्स ऑल pupils टू लर्निंग एक्सेस टू लर्निंग। बहरहाल ये दोनों ठीक है, और मुझे जो है ना वो स्कूल वाली साइड पे देखा जाए तो मुझे तो ये ऑप्शन अच्छा लगता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। बाकी ये ऑप्शन भी ठीक है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा आपका। बस ये है कि जब पेपर में सवाल आएगा तो अगर इस तरह के मिलते जुलते 100% डिस्ट्रैक्टर आ जाते हैं, फिर है लक है, फिर आपको थोड़ा ज्यादा संभलना पड़ेगा। सम टाइम वीक डिस्ट्रैक्टर होते हैं तो आप निकल जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन आपसे इत्तेफाक करता हूं। मेरी राय ये है कि अगर उस्ताद को क्लास को मैनेज करना है, आज के दौर में मैनेज करना उस्ताद का के लिए एक बड़ा ही हेक्टिक टास्क है। जैसे स्कूलों में होता है जहाँ बच्चे खामोश रहें। अब मेरा होता है ना मिसाल के तौर पे कॉलेज में, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाना बच्चों को, तो हम लोग गप लगाते हैं, यानी बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मौजू पे, किसी सोशल इशू पे हम गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं और हमारे 45 मिनट गुजरते टाइम ही नहीं लगता। लेकिन स्कूल साइड पे ये मसाइल होते हैं, तो आप फ्री में नहीं बैठ सकते, तो बच्चों में तबाही फेर देनी है, आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देना पड़ेगा उन्हें। तो ये दोनों ऑप्शन ही है, ठीक है, बाकी आप जो बेहतर समझे। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव रिसर्च, कौन सी इसके अंदर बताती है क्वांटिट द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। हमने बताया था, इससे पहले बात की थी कि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ना, इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है और वो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अब क्वालिटेटिव सेकेंडरी डाटा चलो ले लें, किसी और से हम आगे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन, क्या ये क्वांटिटेटिव होगा? रिसर्च डेट एक्सप्लोरेटरी का तो मतलब ही एक्सपेरिमेंट, वो दूसरी रिसर्च है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव का ताल्लुक, यानी बी तो वैसे ही क्रॉस हो गया ना, और सी ए जो है वो सेकेंडरी डाटा और इंटरप्रिटेशन की वजह से हम रिसर्च दैट अटेम्प्ट टू जनरेट न्यू थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यू थ्योरी जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए, वो भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इसको काउंट नहीं करते, बेस्ट डिस्क्राइब नहीं करती। एंड अटेम्प्ट टू टेस्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, हाइपोथेसिस कहाँ होती है? एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो प्योरली सोलली जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। मैं जब कल इंटरव्यू ले रहा था तो एक लड़की एमफिल कर रही थी सरगोदा यूनिवर्सिटी से, एमफिल एजुकेशन। तो उसके मैंने टॉपिक पूछा कि आप किस टॉपिक का आपने रिसर्च जो कर रही हैं, खास उसने मुझे कोई टॉपिक बताया, उसने कहा जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और क्वांटिटेटिव है। मैं बड़ा हैरान, चूंकि वहां पे पैनल बैठा था, प्रिंसिपल साहिबा भी बैठी थी, और वो मेरे साथ एक और भी प्रोफेसर एजुकेशन के थे, एक मैथ वाले प्रोफेसर बैठे, 4 लोग हम बैठे थे। तो अब मेरे लिए ना वहां उससे पूछना मुनासिब, मैंने एक दो मैंने कहा मैडम एक्सपेरिमेंटल और क्वांटिटेटिव,
उसने कहा जी मैंने ऐसे किया, मिक्स किया। खैर मुझे वो बात समझा कोई ना पाई, लेकिन मैंने भी ज्यादा गौर ना किया। मैंने कहा कि अब यहाँ पे ना एक ही सवाल को पकड़ के बैठ जाऊंगा पढ़ाना उसने 11वीं और 12वीं क्लास को, और मैं रिसर्च के पीछे पड़ गया। तो पता नहीं ये वाली उसने कैसे बात कर ली। क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहाँ जो रिसर्च को जानने वाले हैं, क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव हो सकती है? ठीक है। खैर ये हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करेंगे तो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल में होती है, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम उसको क्वांटिटेटिव का सहारा लेते हैं। मेरे सवाल के ऊपर आपने गौर करना है, क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वालिटेटिव हो सकती है किसी सूरत भी? अ वेरिएबल that is supposed to cause a change in another variable is called। बहुत आसान सवाल। एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के अंदर तब्दीली करने का बायस बनता है वो कौन सा होता है? जी वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोग सारे लोग ठीक बता रहे हैं। जो असर करता है काज वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और कोवेरिएट था जिसके अंदर एक ऐसी आके यार कोई वेरिएबल इंटर हो जाता था, कोवेरिएट। ये दो तरह के असरात थे, इस तरह कोई था। इंटरवेनिंग तो जो है ना, जो ऐसे आके दरमियान में रुकावट पैदा कर देता है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इंडिपेंडेंट के अलावा जो कोई तीसरे का असर हो रहा होता है ना दरमियान में, कहीं पे हमारी थकावट है, हम थके होते हैं, और वो फटीग हमारी जो है वो वगैरह जो है ना वो असर कर देते हैं, वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। हाँ इसी तरह बिल्कुल हाइब्रिड टाइप दोनों काम किस तरह कर रहा होता है। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऐसे ही है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो है ना, जो हम अपने आजकल जो पाकिस्तान के अंदर चलती हैं, मेरा ख्याल है सारी यूनिवर्सिटियों का यही होगा। किसी कोई और, यानी कि हम एपीए जब रेफरेंसेस देते हैं, और सिर्फ रेफरेंसेस नहीं, पूरा एक थीसिस जो हम अरेंज कर रहे होते हैं ना, वो पूरा थीसिस हमारा एपीए के मुताबिक कर रहे होते हैं। देखिए ये मैडम, मैं भी गफार साहब, देखिए जब आप थीसिस करते हैं, आपने एपीए स्टाइल आपको बताया गया, जो आपके सुपरवाइजर हैं, आपने विद इन द टेक्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ भी तो आपने देना होता है रेफरेंस। यानी आप जब एमफिल कर रहे हैं, आपको पैराग्राफ लिखते हैं, या तो आप उसके एट द एंड ऑफ टेक्स्ट पैरा भी देंगे, और आप उसके स्टार्ट में भी दे रहे होंगे। ठीक है। इट मीन कि आप रेफरेंसेस जो है वो पूरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में पूरे थीसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अगर एपीए के साथ कर रहे हैं तो एपीए फुल थीसिस को हमने एपीए के मुताबिक फॉलो करना है। अदरवाइज हर एक का देने का, रेफरेंस देने का स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये रेफरेंस भी होते हैं, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल भी होता है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल भी होता है कि आप सारी चीजें उसी के मुताबिक कर रहे होते हैं जो आपने जिस जिसको फॉलो करते हो, आप उसके रेफरेंसेस दे रहे हैं। क्योंकि रेफरेंसेस सिर्फ एट द एंड नहीं होते, रेफरेंसेस विद इन द टेक्स्ट और एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको मेंशन किया। द बेसिक सिस्टम मॉडल हैज मेजर एस्पेक्ट्स। खैर ये सवाल मुझे कोई नहीं आता था, नया था मेरे लिए, और पहली दफा मैंने ये देखा है, और ये पास पेपर में गुजर चुका है। द बेसिक सिस्टम मॉडल हैज मेजर एस्पेक्ट्स। बेसिक सिस्टम मॉडल के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक है बेसिक सिस्टम मॉडल हैज 4 मेजर एस्पेक्ट: रिक्रूटमेंट, सॉरी रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड पैरामेट्रिक। तो ये क्या किस तरह का था ये ना बेसिकली 4 पिलर्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ कंप्रिहेंसिव सिस्टम मॉडल दैट सपोर्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड डेवलपमेंट इन वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब इंजीनियरिंग को आप एजुकेशन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मुकम्मल तौर पे किसी चीज का एनालिसिस करने के लिए कोई क्राइटेरिया या कोई सिस्टम बनाया जाता है, ये वो है। मेरी कुछ ज्यादा इसके मुतालिक नो हो नहीं है ना, मुझे को टाइम मिलेगा मैं इसको डिटेल में जो है वो देख लूँ। The comprehensive term covering buildings, playground, furniture, equipment, library, laboratory, यानी जिसके अंदर हमारे स्कूल की, कॉलेज की सब चीजें आ जाती हैं, बिल्डिंग भी हर चीज आ जाती है। तो ये हमारा जो होता है स्कूल प्लानिट है। क्या कह रहे हैं? बिहेवियर, और बिहेवियर स्पेलिंग कौन सी ओके है? BEHAVIOUR, BEHAVIOR, ये वाली वैसे है, ये वाली ठीक है, जो पहले BEHAVIOUR, लेकिन अब आजकल बिहेवियर की स्पेलिंग चेंज हो गई है। अब बिहेवियर BEHAVIOR है। ठीक है, ई यू निकाल दिया गया है, जो अब जो है ना वो आजकल जो चल रही है, मेरे ख्याल है इसमें यू निकाल दिया गया है। अभी मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे,
टाइम है ना आप लोगों के पास? मेरे पास तो है, आपके पास है कि नहीं है? BEHAVIOUR, पहले हम ये करते थे, ठीक है। इसको आजकल वो गलत कर रहा है और वो लिख रहा है BEHAVIOR। अब इसको देखें, ये इसकी करेक्ट करते हैं तो ये देखें BEHAVIOR, ठीक है, यू खत्म कर दिया गया है। तो आज पहले BHAVIOR, वही ना, ये यू वाला जो है ना, ये यू इसमें उड़ा दिया गया है। आजकल इसकी स्पेलिंग ये वाली चलती है BHAVIOR। बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं। कलर देखें, COLOUR होता था, अब COLOR है कलर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग। इससे बहुत सी चीजों की स्पेलिंग जो है ना, उसमें यू को खत्म कर दिया गया है। देयर आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज वसाइल होते हैं, इसकी कितनी टाइप होती है? तीन टाइप होती हैं। वसाइल की कितनी टाइप होती हैं? तीन। हाँ, ये है कि दोनों उनके अंदर फर्क है। अच्छा, तीन कौन सी? एक है तो एक होते हैं हमारे पास बंदे, इंसान, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ये मादनियात हो गई, या जैसे खुदा की अता करदा हवा वगैरह, जैसे है भाई सूरज की तपिश। नहीं, जो वसाइल खुदा नेचुरल हैं, हमें मुहैया हैं, वो वाले इंसान हैं। और कैपिटल जर जो है, जो पैसा है, ये हमारे तीन तरह के जो है वसाइल की हम टाइप, इसको फर्दर फिर हम देखते हैं, ठीक है। वेन प्लानिंग लेसन फॉर मल्टी ग्रेड क्लासरूम, जब आप मल्टी ग्रेड से मुराद ये है कि जब आप बहुत सी क्लासों को पढ़ा रहे होते हैं। जब हम प्राइमरी स्कूल टीचर थे, लेकिन मेरे में ये खूबी नहीं थी। हमारे हेड मास्टर थे, तो वो क्या करते थे कि हम जो टीचर बाकी दूर के थे, तो हम मंडे वाले दिन लेट पहुंचते थे या हम लोग छुट्टी करते, तो वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सबको बिठा लेता है ऐसे करके, यानी। और व्हाइट बोर्ड जो है हमारे पास, वो स्टैंड वाले होते थे, वो रख देता। एक को पहाड़े पे लगा दिया, टेबल पे लगा दिया, एक क्लास को ABC पे लगा दिया, एक को किसी और खाते पे, या तीन क्लासें चौथी पांचवी इकट्ठी करके उनको एक ही मजमून उर्दू का पढ़ा दिया, उनको ऊपर लगा दिया। यानी उनका एक आर्ट था कि वो पूरे स्कूल की 200 जो तादाद है ना, वो उसको मैंने एक ही टाइम के अंदर यूं मैनेज करते थे कि हम लोग पहुंचते हैरान होते थे। लेकिन जब यही हालत मेरी थी कि मुझे जब दो क्लासें एक टाइम में मिलती थी, तो मैं एक को पढ़ाता था और दूसरी जो है ना, वो अपने कामों में मसरूफ होती थी, यानी अपनी दुनिया में होती थी। मुझसे नहीं होता था, मैं एक ही क्लास को एक टाइम के अंदर ठीक तरह पढ़ा सकता था। तो ये हर एक का होता, खैर मेरा स्टैमिना नहीं था। अच्छा, तो अब उसके अंदर अब क्या करेंगे? व्हाट शुड टीचर प्रायोरिटाइज? टीचर कैसे जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे? यूनिफॉर्मिटी एंड टीचिंग मेथड अक्रॉस ऑल ग्रेड, कि आप सबको एक ही लाठी से हाँकेंगे? मतलब यूनिफॉर्मिटी से मुराद है कि एक ही तरीके से पढ़ाएंगे? ये तो गलत है ना। मतलब आपके पास जब आप बहुत सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, दूसरी क्लास से पढ़ाने का और अंदाज होगा, चौथी को और होगा, छठी सातवीं आठवीं को और होगा। तो अब यूनिफॉर्मिटी पेडागोजी में ना, इसको ये कभी नहीं करना आपने। पेडागोजी जो है ना, ये फोकस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नीड, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के ऊपर बात करती है। जहां कहीं यूनिफॉर्मिटी आ जाए पेडागोजी में, आपने यूनिफॉर्मिटी नहीं लगाना, सबको एक एक तरह से एक लाठी से हमने नहीं हाथा, ये तो गलत हो गया। इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, हर जो स्टूडेंट है उसके उसकी इंडिविजुअल लर्निंग और नीड्स इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के आपने पढ़ाना। ये बात ठीक लग रही है कहीं पे? आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द टेक्स्ट बुक, उनको टेक्स्ट बुक के ऊपर सख्ती करो। भाई टेक्स्ट बुक तो की तो पेडागोजी सपोर्ट ही नहीं करती, ठीक है। टेक्स्ट बुक तो सिर्फ है आपको बताने के लिए कि आपने पढ़ाना क्या है। पेडागोजी तो कहता है खुद से पढ़ाओ, खुद नोट्स बनाओ, खुद उनको बताओ, कोई इंटरेस्टिंग वे में बताओ। तो वो नहीं करता। टीचिंग ओनली एडवांस कंटेंट, बड़ा एडवांस कंटेंट पढ़ाए। एडवांस कंटेंट जो होता है ना, ये बच्चों ने खुद करना होता है, उस्ताद ने बेसिक ही पढ़ाना होता है। उस्ताद ने एडवांस नहीं पढ़ाना होता। उस्ताद सिर्फ रास्ता दिखाता है। ये जितनी देखें, उस्ताद वहीं पे रहता है, लेकिन बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और ये क्यों होता है? ये इसी से उस्ताद ने तो सिर्फ रास्ता दिखाना होता है, आपको उस्ताद ने सर्च करना सिखाना है, आपने ही कमालात करने हैं जिंदगी के अंदर। द टर्म गेस्टाल्ट मीन, गेस्टाल्ट का मतलब क्या है? गेस्टाल्ट, जिसको थ्योरी ऑफ इंसाइट, जो कि वर्दीमीर कोलरकोफ का कोट 11 ने दी थी। तो इसको चूंकि ये होल की बात करते हैं, कहते हैं होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, तो दी होल इसका जो है करेक्ट आंसर है। आवर लर्निंग डील्स विद द, आवर लर्निंग होता है कि बहुत ज्यादा लर्न कर लेना, यानी आपका, और आवर ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। या वैसे हम भी कहते होते थे कि सर जल्दी जल्दी सुन लें, अवर हो रहा है हमारा नॉलेज। तो अब आपका अवर अपर लर्निंग हो गई, यानी आपको चीज याद हो गई है और अब आपसे संभाली नहीं जा रही।
अब ऐसे सूरत में डील विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जब मसला होगा तो बच्चे क्या करेंगे? ईज एंड क्विकनेस, कि वो बच्चे बड़े आसानी से और क्विकनेस बड़ी तेजी से जवाब दे देंगे। या फॉर गेटिंग एंड री लर्निंग, वो भूल जाएंगे और दोबारा याद करेंगे। डिले एंड रिमेम्बरेंस, वो देर करेंगे और याद करेंगे। रिवीजन ऑफ द इंफॉर्मेशन को रिवीजन कहेंगे। तो ईज एंड क्विकनेस जो है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि जिस बंदे ने अवर लर्न कर लिया है उसके लिए वो चीज आसान होगी और वो उसको करेगा। यहाँ पे रिवीजन का लफ्ज है ना, मुझे याद आ गया एक दफा। हमें उस्ताद ने कहा कि सबक सुनाओ, तो मैंने कहा जी उस्ताद जी बारी कह के सुनाता हूँ। तो वहां पे उस दिन उसने कहा था मुझे, ये बारी क्या होती है? किसी दिरखान में जाके तुम आखना कि बारी जो है बना के दे, मतलब बारिश। वो कहते हैं रिवीजन कहो कि रिवाइज करके सुन। उसके बाद अब मुझे रिवाइज वर्ड जो है ना वो कभी नहीं भूलेगा। अदरवाइज जैसे बारी आख लगी तो फिर सुनाई है। The process of drawing a sample from a population is known as, पॉपुलेशन में से यानी आबादी में से जो हमारे रिसर्च की है उसमें से सैंपल सिलेक्ट करना। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कहते हैं सैंपलिंग को, प्रोसेस कहते हैं। यानी सैंपलिंग वो प्रोसीजर है जिसके जरिए हम अपने इंटरेस्टिंग एरिया, जो हमारी रिसर्च की पॉपुलेशन है उसमें से डाटा लेते हैं, तो ये सैंपलिंग होता है। सेंसस होता है जब हम पूरी पॉपुलेशन की के ऊपर यानी रिसर्च के अंदर, जब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 बंदे हैं, 100 के 100 बंदे में से डाटा ले, सबसे डाटा ले लेता हूँ, तो सेंसस स्टडी बोलते हैं। सर्वे जिनसे हम क्वेश्चनियर वगैरह के जरिए डाटा ले लेते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ, स्प्लिट हाफ मुझे बताएं जरा। जी, पॉपुलेशन आबादी हो गई, सैंपल वो बंदा हो गया, और जिस तरीके से डाटा लेना है वो सैंपलिंग हो गया। अच्छा, स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है? हमने रिलायबिलिटी पढ़ी थी, और रिलायबिलिटी के अंदर हमने कहा था कि हम उस टेस्ट जो हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का टेस्ट है, 50 नंबर का कर देते हो, 50 नंबर कर देते हो। पहले 50 नंबर के टेस्ट देते हो और उसकी देखते हो कि पहले 50 में बच्चे ने 45 नंबर दिए हैं, दूसरे 50 में से बच्चे ने 30 नंबर दिए हैं, इसका कहीं तो गड़बड़ है। या तो वो बच्चे ने चैप्टर तैयार नहीं किए, या पहले 50 में किसी ने नकल लगवा दी है। अब ये जो है ना, ये रिलायबिलिटी है। क्या है? ये रिलाय यानी स्प्लिट हाफ वैलिडिटी होती है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है। ये जिन बंदों ने सी लगाया है, क्या वैलिडिटी की टाइप है? स्प्लिट हाफ तो रिलायबिलिटी है। स्प्लिट हाफ क्या है? ये इसमें हमने कहा था इंटरनल रिलायबिलिटी, उसकी फर्दर हमने तीन टाइप्स बताई थी। एक हमने बताया था यही स्प्लिट हाफ, एक क्रोन बैक अल्फा, और एक और भी मुश्किल सा लफ्ज था। तीन चीजें हमने बात कही थी। चले ये, हालांकि ये नोट्स भी मेरे जबरदस्त हैं, बहुत डिटेल के बनाए हुए हैं, और वीडियो भी मैंने मेरे ख्याल अच्छी बनाई हुई है इसके ऊपर। तो अगर आपने सुनी है तो भूलना नहीं चाहिए। हाँ, भूल तो जाती हैं चीजें, एक दो दफा उसको दोहराया करें। लर्निंग का ना तरीका ये होता है कि आपने आज ये मैंने आमसी कुछ आपको पढ़ाए हैं ना, आप इसको बाद में एक दफा देख लेंगे, लेकिन 3 दिन बाद आपको भूल चुके होंगे। आपने ये करना है कि इन जो है ना, ये जैसे मैं 500 मुकम्मल होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उन 500 को रिवाइज कीजिएगा। फिर जैसे 1000 मुकम्मल होंगे फिर 1000 को रिवाइज कीजिएगा। फिर 1000 के साथ पिछला 2000 भी रिवाइज कीजिएगा। हमारा जो जो है ना, मतलब नॉलेज, हमें चीजें भूल जाती हैं, तो बार बार चीजों को रिवाइज करें। मैंने आपको खुद पहले बताया था कि मैंने क्वालिफाई गाइड को रट्टा लगाया था, यानी मुझे क्वालिफाई गाइड, मेरे पास टीचर भी अवेलेबल नहीं था और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकता था। तो मैं क्या करता था, मैंने उसके रट्टे लगाए थे। अब रट्टे लगाने के बाद ऐसा ऐसा मेरे कंसेप्ट भी ठीक होना शुरू हो गए। जिन अब भी होता है, मतलब देखें हर चीज आपको 100% नहीं आती होती। जो सवाल नहीं आते उसका रट्टा लगा लें, बस उसको जेहन में बिठा लें कि मैं ऐसे इसको, ये इसका ही आंसर होगा, तुक्का लगा लें। जब आपका नॉलेज बेहतर होता जाएगा, आप ऐसा ऐसा आगे ग्रूम करते रहेंगे, तो आपके वो प्रीवियस कंसेप्ट ठीक होते जाएंगे। एक ही एक चीज में अटक नहीं जाए, बस आगे निकलें, और करना है मुझे, और करना है मुझे, और करना है। कहीं ना कहीं मैं अब ऐसी थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मैं कहता हूँ ये सारी जिंदगी फलां एमसीक्यूज को मैंने रट्टा लगाया रखा था, आज ये थ्योरी मेरे सामने आई तो हकीकत पता चली है कि इसकी ये लॉजिक है और इसका जवाब ये वाला है। तो ये जो है ना, मतलब जो सवाल कोशिश करें अच्छी उसकी डिटेल में जाएं, नहीं तो रट्टा लगा लें। नेक्स्ट टाइम के लिए जब आप मजीद पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। जी, कोशिश तो की है। अच्छा, इंटरनल रिलायबिलिटी होगा। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज नोन एज, जी लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और यही नियत रखनी चाहिए कि सीखने का अमल जारी रहेगा। हाँ, पेपर जल्दी है तो इतना सीखना है कि पेपर के अंदर मुझे क्रैक करना है।
तो उसका क्या तरीका है? 8 घंटे पढ़ो, जहाँ 4 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे, 8 घंटे स्टडी शुरू कर दो। अल्टरनेट फ्रॉम रिलायबिलिटी इज नॉन एज, जो रिलायबिलिटी अल्टरनेट है ना रिलायबिलिटी का, वो कौन सा है हमारे पास? देखिए हमने पढ़ा था टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, और फिर जो अल्टरनेट रिलायबिलिटी बोलते थे वो हम बोलते थे कि टेस्ट लिया है एक, दूसरा टेस्ट और बनाएंगे लेकिन डिफिकल्टी लेवल वही होगा, और टेस्ट बनाएंगे, तो ये हमने कहा था, ये इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होती है जिसमें आप जो है वो देखिए टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी तो रिलायबिलिटी की पहली टाइप है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ये होती है कि उसको अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, कि उसके अंदर आप चंद लोगों से डाटा लेते हैं और उसके बाद सवाल क्वेश्चनर देते हैं, और अगला जो पेपर आपने बनाना है दोबारा जो लेना है उनसे, वो उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर होगा, लेकिन उसी तरह के सवाल होंगे। तो ये पैरेलल फॉर्म है। ठीक है, कुछ कुछ पता चला है? जुएब साहब, बिलाल साहब। measure of how well is a technique or process is considered as टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की पहली टाइप है जिसके अंदर आप एक टेस्ट आज लेते हैं, यानी मैंने पेपर लिया आज लिया, और हफ्ते बाद वही पेपर दोबारा ले लिया, हफ्ते बाद वही पेपर दोबारा ले लिया, तो अब मैं देखूंगा कि हफ्ता पहले कितने नंबर थे, अब कितने नंबर है। ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होता है। और एक टेस्ट में आज लेता हूँ, एक टेस्ट में हफ्ते बाद लेता हूँ, लेकिन आज वाला टेस्ट जो है वो और होगा जो हफ्ते बाद टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट डिफिकल्टी लेवल वही होगा, वही सिलेबस होगा, उतने ही एमसीक्यूज होंगे, उतने ही नंबरों का पेपर होगा, लेकिन वो नया पेपर बनाऊंगा मैं, वो वाले सवाल नहीं होंगे, होंगे उसी में से। तो ये हमारा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। ठीक है, जिसको हमने ना वो मैंने वहां पे चूंकि टाइप्स को, इसकी टाइप्स ना हर कहीं मुख्तलिफ, टेस्ट रीटेस्ट है कहीं पैरेलल, और उसको स्टेबिलिटी, इस तरह करके ना इनकी टाइप्स वगैरह बनी हुई हैं। measure of how well is a technique, concept or process is considered as how well, ये टेस्ट यानी हाउ वेल इज अ टेक्निक, टेक्निक कितनी जबरदस्त है, कंसेप्ट कितना है बच्चों का, ये प्रोसेस क्या है, ये किस में आएगा। देखिए जो होती है ना कंटिन्यूटी, तो मुसलसल होता है काम को, गुडनेस अच्छी बात है, लेकिन गुडनेस कोई ऐसी हमने कभी कोई वर्ड भी यूज नहीं किया। अब वैलिडिटी ये होता है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि वट मतलब वट वी सपोज टू मैयर, वट वी इंटेंड टू मैयर, क्या वही चीज है जो हम मैयर करना चाहते हैं, क्या वही चीज है जो जो हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो वैलिडिटी है ना ये बताएगी हाउ वेल कि कौन सी चीज कितना उसके ऊपर पूरा उतर रही है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, बीमारों की ज़हनी बीमारों का इलाज जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी है। इंटेलिजेंस टेस्ट है, या लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, इसी के गेट तो घूमती है, वो तो कहती है लर्नर लर्निंग और टीचिंग की बात करती है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये वाली कहेंगे। Behavioral events that are observed and recorded under natural condition is called, किसी के बिहेवियर को मेजर करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना, नेचुरल कंडीशन में से क्या कहेंगे? क्या नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहेंगे इसे? इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपनी जात, इनर ऑब्जर्वेशन अपने अंदर से ऑब्जर्व करना, सेल्फ एग्जामिनेशन खुद को करना। लेकिन जब नेचुरल कंडीशन में किसी दूसरे शख्स को देखें, ऑब्जर्वेशन तो मोस्टली होती वही इफेक्टिव है कि अगले बंदे को नहीं पता कि मुझे मैयर के मुझे जांचा जा रहा है, मेरे बारे में लिखा जा रहा है, तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन नेचुरल एनवायरनमेंट में हो। करिकुलम इज सपोज टू, करिकुलम सपोज बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, कि स्कूल उसको ऑर्गेनाइज करे, अचीव द ऑब्जेक्टिव, और वो हमारा करिकुलम जो है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करता है। दोनों बातें हैं कि जो हमारा करिकुलम होता है हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, और ये उस्ताद अरेंज करता है कि मैंने बच्चे को कब क्या कैसे पढ़ाना है, कौन सी चीज किस तरह बच्चे को लेके चलूं। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ स्कूल, एरिया, होम, सोसाइटी, ये तो पुराना पुराना सवाल लग रहा है मुझे। सोसाइटी, psychological foundation of curriculum help curriculum developer to understand the nature of, साइकोलॉजी जो है ना वो किस चीज की नेचर है, तो बात करती है लर्नर की, बात करती है ना साइकोलॉजी, तो लर्नर के बच्चे के गिर्द घूमती है सारी साइकोलॉजी। तो ये लर्नर जो सीखने वाला है उसी की सीखने के अमल को आसान करना, यही
साइकोलॉजी कहती है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यू इज नोन एज, कौन है जो वैल्यू को डील करती है? एक्सियोलॉजी, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक ब्यूटी को डील करती है, एथिक्स मोरल वैल्यूज को डील करती है, एक्सियोलॉजी की फर्दर टाइप्स हैं, और एक्सियोलॉजी वैल्यू को करती है, और एक्सियोलॉजी ज्यादा जो है वो ब्रॉडर सेंस के अंदर बात हो रही है, तो हम यही लगाते हैं। ठीक है, एक्सियोलॉजी वैल्यू की बात करते हैं ना, तो हम इसको लगा लेंगे। हाँ, अब आपका सवाल ये बन सकता है कि सर एथिक्स जो हैं वो वो भी वैल्यू की बात करते हैं, अखलाकियात के अंदर कहीं ना कहीं आती हैं, एस्थेटिक ब्यूटी, लेकिन हमें एक्सियोलॉजी ज्यादा अप्रोप्राइट मुझे लग रहा है। खैर मैं इसी के साथ हूँ। एन आइडियलिस्टिक टीचर मेक्स क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये जो आइडियलिस्ट यानी वो आइडियलिज्म से मुराद है, आइडियलिस्ट से मुराद है आइडियलिज्म वाले, इनके नजदीक क्लासरूम कैसा होगा? क्या टीचर सेंटर होगा, करिकुलम सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट सेंटर होगा, क्लास सेंटर होगा? आइडियलिज्म वाले तो बड़े खड़ूस से थे, वो तो इनको कहते हैं वो उस्ताद सेंटर, बच्चों को कोई आजादी वजूदी नहीं देते, तो ये कहते हैं बच्चे तो कमले से होते हैं, इन्हें कौन सा कुछ पता होता है हमने क्या करना है। The most important indicator of quality of education in a school is the level of achievement. जी, the most important indicator of quality of education in the school is the level of achievement of, वैसे सारी अचीवमेंट तो बच्चों से ही होती है, यानी स्टूडेंट अच्छा पढ़ेंगे तो उन्हीं की क्वालिटी से पता चलेगा कि जो है ना क्या, उस्ताद को उस्ताद को टेस्ट नहीं होते, उस्ताद के टेस्ट नहीं लिए जाते, उस्ताद को परखा नहीं जाता, उस उस्ताद की जो परफॉर्मेंस है ना वो उनके बच्चे बताते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज नॉट फेल, टीचर फेल। ठीक है, वो जिस तरह जॉन डेवी कहता है शायद कि अगर कुछ नहीं बच्चों को समझ आई, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो उस्ताद की परफॉर्मेंस उसके बच्चे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है यहाँ स्टूडेंट बेहतर रहेगा इसका आंसर। ठीक है, कि हम स्टूडेंट हमारा इंडिकेटर है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो जो है मतलब पता अच्छा इंडिकेटर है कि बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, उस्ताद ठीक पढ़ा रहा है। ठीक है, द सिलेक्शन The selection of curriculum material in the light of needs and interest of learning is one of the chief function of करिकुलम मटेरियल को सिलेक्ट करना, बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको तरतीब दे के उनको पढ़ाना, ये कौन करता है? कल 24 तारीख, आज 22 नहीं है, आज 22 तारीख है, कल 23 24 को नहीं, उनका पेपर परसों है, परसों है। अच्छा, स्कूल टीचर जो है ना, जो जो उस्ताद जिसने पढ़ाना होता है ना, करिकुलम को अरेंज वही करता है, वही देख बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करता है। अच्छा, इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ? शेयर कीजिएगा पेपर, हम उनको जो है ना वो ऐड कर लेंगे, उन सवालों को भी मुस्तकबिल के लिए अगले कुछ दिनों में उसको भी कर देंगे। इन हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस emphasized by Thorndike in the light of his concept? ठीक है, होगा। पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ अ फैक्टर। थॉर्नडाइक के नजदीक ना इंटेलिजेंस की उसने तीन टाइप्स जो है ना थॉर्नडाइक ने बताई थी, तो वो इसकी ना तीन टाइप कौन कौन सी बताई थी? एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल और सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक emphasizes the aspect intelligence theory. There are abstract intelligence, वो पता है जो आपको ख्यालात और मेंटल लेवल माइंड के साथ ताल्लुक होता है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस जो मशीनों के साथ, जिस तरह ऑब्जेक्ट्स के साथ, मटेरियल के साथ प्रैक्टिकल होता है। सोशल लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो थॉर्नडाइक ने तीन तरह की जो है वो उसने बताया था, इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। which is the vital component of teaching learning process? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वाइटल चीज कौन सी है? वाइटल कंपोनेंट लर्नर है, ट्रेनिंग है, मेजरमेंट है, या करिकुलम है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर अब टीचर लर्नर तो है सो है, वो तो कोई, लेकिन वो प्रोसेस की बात हो रही है, उस प्रोसेस में करिकुलम की बड़ी अहमियत है। अगर करिकुलम नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उस्ताद क्या पढ़ाएगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर अगर हम इसका कंपैरिजन कहीं स्टेटमेंट में कर रहे होते हैं कि टीचर और लर्नर में बेहतर कौन है, तो फिर तो जाहिर बात है उस्ताद की कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे की वैल्यू, स्टूडेंट की वैल्यू है।
आजकल तो स्टूडेंट वैसे भी जो है ना वो कमर्शियल है। अब स्टूडेंट की वैल्यू है कि भाई पैसे देता है, और इन पैसे देने की वजह से रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो है ना मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। अच्छे लोग भी हर कहीं होते हैं, बहुत बहुत मुअद्दब लोग भी हैं अभी भी, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल, या जो इज्जत करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो लग रहा होता है कि जैसे हम कल जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा था वहां पे, तो एक लड़की जो है ना वो, उसकी चूंकि सिफारिश थी, हमारे प्रोफेसर हैं फीमेल, उनकी ही वो सिस्टर थी, तो उनकी सिफारिश थी। मैंने कहा ठीक है मैडम, आपके 5 नंबर लग जाएंगे। अब उसको वो इतने कॉन्फिडेंस, मेरे सामने बैठ के फोन भी सुन रही है, मतलब वो पैनल के सामने, और फोन मिला के दे रही है मेरी बहन से बात करने। हमने कहा कि इंटरव्यू के बाद हम कर लेंगे, तो फोन हमने कोई नहीं सुना। खैर उसको मैडम ने कहा कि इसका क्या करना है, मैंने कहा 1 मिनट रुके। वो कहती, उसको बलकाल पे बता दिया इन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, बस अटेंडेंस लगवाई। मैंने फिर उसे 5-7 सवाल पूछे, और सिर्फ ये बताने के लिए कि उसे कुछ भी नहीं आता, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसे एक सवाल भी नहीं आया। सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछे ताकि वो ये ना कहे कि मुझे फेवर दी जा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो है ना वो इनका इस ह्यूमिलेटिव एक्ट करूं। तो बंदे को इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, और चाहे सिफारिश भी हो, लेकिन बिहेव तो करना चाहिए, नेचर ऐसा बिहेव करना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं। टू एक्वायर टू एक्वायर द, वो याद रखेंगी, नंबर वो लग गया। लेकिन जो उनसे सवाल पूछे 4 बंदों के सामने, जब वो खामोश, उनका एक सवाल का जवाब नहीं आता, तो कम से कम ये तो कहेंगे कि इतना मुझे सपोर्ट किया जा